एक जमाने में चंद्रगिर नाम का एक राज्य था। उस राज्य के महाराजा पुरुषोत्तम थे। एक दिन वो राज दरबार के लिए निकल रहे थे, तब उनकी पत्नी सुगुना देवी महाराज के सामने मुंह घुमाकर खड़ी रहती है और कुछ भी नहीं कहती। फिर महाराजा कहते हैं, आप इतने क्रोधित क्यों हैं ये मैं जानता हूँ महारानी, परंतु इस समय तुमसे विनती करके तुमसे बात करने का समय नहीं है मेरे पास। आपके पास मेरे लिए कभी कोई समय नहीं होता। आप मुझे कहीं घुमाने के लिए ले जाएंगे, ऐसा कई दिन से कह रहे हैं। आपका कथन उचित है महारानी, परंतु राज्य में कुछ समस्याएं आ गई हैं। संकट का समय है, दरबार के मंत्रियों से बात करने में ही मेरा समय निकल जाता है। यदि ऐसी बात है तो आप अपने राज दरबार में जाकर मंत्रियों के साथ ही रह लीजिए। पत्नी की क्या आवश्यकता है? मुझ पर ऐसा आरोप न लगाए महारानी। ऐसा नहीं है कि मैं आपसे प्रेम नहीं करता, बस समय नहीं है। मैंने कभी नहीं चाहा कि आप दुखी हों। जिम्मेदारियां ज्यादा है, इसीलिए आपके लिए समय नहीं निकाल पा रहा। इतने सारे मंत्री है, सेना है, सेनापति है, चौकीदार है, नौकर नौकरानियां है, फिर भी सारी जिम्मेदारियां आप अपने सर पर ले रहे हैं। मेरी खुशियों की जिम्मेदारी भी आपकी ही है, ये बात आप ना भूलें। महारानी की बात सुनकर महाराज उसके पास जाते हैं और जाकर प्रयत्न करते हैं। क्रोध में तो मेरी पत्नी और भी सुंदर लगती है। ये निश्चित तौर पर मेरे इस जन्म के पुण्य है जो आपको अपनी पत्नी के रूप में पाया। महाराज जब महारानी से बात कर रहे थे, तब बाहर कोई आकर चौकीदार से बात कर रहा था। नमस्ते मंत्री जी, महाराज और महारानी अंदर हैं। आज सभा में कई ऐसी समस्याएं हैं जिन्हें हल करना है। जाकर महाराज से कहो कि बाहर मंत्री उनकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। क्षमा करिएगा मंत्री जी, परंतु इस समय मुझे अंदर जाने की अनुमति नहीं है और महारानी का दंड तो मैं झेल नहीं पाऊंगा। महाराज जो चौकीदार की बात सुन लेते हैं, महारानी से कहते हैं, तो महारानी आपने सैनिकों को अच्छे से धमका कर रखा है। हाँ, यदि वैसा ही डर आप में भी होता तो अच्छा होता। पति के मन में अपनी पत्नी के लिए प्रेम होना चाहिए, डर नहीं। आप ऐसा कहकर ही समय व्यतीत कर रहे हैं। कुछ देर पत्नी से मीठी बात करने का भी अवसर नहीं देते हैं। वैसे वही प्रतीक्षा कर रहे हैं। मैं तो आपकी पत्नी हूँ, वो तो पहले आते हैं। ऐसा ना कहे महारानी, मंत्री जी तो बस अपने कर्तव्यों का पालन करते हैं। तो आप जल्दी जाइए, अन्यथा मंत्री दरवाजा तोड़कर अंदर आ जाएंगे, क्योंकि उनके पास जिम्मेदारियों का बहुत सारा बोझ है ना। उनकी बात सुनकर महाराज हंसकर वहाँ से चले जाते हैं और मंत्री के साथ मिलकर सभा में आते हैं और वहाँ सिंहासन पर बैठकर दरबार में सबसे बात करते हैं, उनसे समस्या पूछते हैं। महाराज, इसका नाम है नंदी। इसके खेत के पास जो दूसरों की भूमि है वो इसने हड़प ली। उस गरीब किसान ने जब इससे पूछा कि ऐसा क्यों किया, तो इसने उस पर झूठा आरोप लगाकर उसकी पत्नी और बच्चों के सामने उसकी पिटाई कर दी और वो अपमान सहन न कर सका और उसने आत्महत्या कर ली महाराज। और पति को खोने के बाद पत्नी अपने बच्चों के साथ कुएं में कूद गई। हमारे सैनिकों ने उसे देखकर बचाया है। क्या इस नंदी के परिवार से संबंधित कोई सदस्य आया है? महाराज, इसका एक छोटा भाई था, वो बहुत पहले ही गांव से जा चुका है। कोई नहीं जानता कि अब वो कहाँ है। माँ बाप दोनों का स्वर्गवास हो गया। इसके ऊपर कोई जिम्मेदारी नहीं है। अकेले इंसान को पैसों और जायदाद का इतना लालच नहीं होना चाहिए। तुम तो देख ही रहे हो, तुम्हारे लालच ने एक मासूम की जान ले ली। उसका पूरा परिवार सड़क पर आ गया। उनकी जो भूमि इसने ली है उन्हें सौंप कर, उसके बाद इसकी संपत्ति में से आधा उन्हें देकर बाकी की संपत्ति राज्य में जमा करें और मैं इसे मृत्यु दंड देता हूँ। हमारे राज्य में इस प्रकार के मनुष्यों के लिए ये एक सबक होगा। इस तरह से महाराज फैसला सुनाते हैं। अब और क्या समस्या है ये बताओ। महाराज, गंगापुर के राजा आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। ठीक है, तो बाकी की समस्याएं कल सुलझाई जाएंगी। वैसे मुझे भी एक आवश्यक कार्य करना है। ऐसा कहने के बाद महाराज वहाँ से निकलकर गंगापुर के राजा से जाकर मुलाकात करते हैं और इसी तरह से शाम हो जाती है। इसी तरह से महाराज अपने परिवार के लिए, अपने लिए जरा सा भी समय नहीं निकाल पाते हैं और राज्य की समस्याएं, प्रजा की समस्याएं, इन्हीं को सुलझाने में उनका समय चला जाता है। एक बार नगर में व्यापारियों की सभा समाप्त करके महाराज अपनी घोड़ा गाड़ी में जब अपनी महल की ओर जा रहे थे, तब वो कहते हैं, मंत्री जी, बहुत दिनों से एक प्रश्न ने मुझे विचलित कर रखा है। कौन सा कार्य कब शुरू करूं? उसके लिए किसकी सलाह लूं? समय के अनुसार कार्य करना, समय के साथ जिम्मेदारियां और इन सब के लिए उचित निर्णय लेना,
मुख्य रूप से किस कार्य के लिए कितना समय निकालना, किस कार्य को कितनी मर्यादा देना, ये सब मैं जानना चाहता हूँ और इसी वजह से मैं बहुत उलझन में हूँ। और जो कोई भी मुझे इस उलझन से बाहर निकालेगा उसे इनाम दिया जाएगा, ऐसे घोषणा कर दो। जो आज्ञा महाराज। अगले दिन महाराज के कहे अनुसार मंत्री कुछ बुद्धिमान लोगों को महाराज के सामने ले आते हैं। उन बुद्धिमान लोगों से महाराज बात करते हैं, परंतु महाराज जो प्रश्न पूछते हैं और उनके जो उत्तर मिलते हैं वो एक दूसरे से मेल ही नहीं खाते। कौन सा काम कब शुरू करना चाहिए, उसके लिए पहला बुद्धिमान ये जवाब देता है, पंचांग देकर प्रारंभ करना उचित रहेगा महाराज। दूसरा बुद्धिमान कहता है कि काम की दिशा और दशा देखकर योग बदलते हैं महाराज। और तीसरा बुद्धिमान कहता है कि आवश्यकता के अनुसार जो कार्य है उसे ध्यान से करना चाहिए महाराज। तीनों ने अपनी अपनी सलाह दी। किसकी सलाह लेनी चाहिए ये पूछने पर कुछ लोगों ने कहा कि मंत्रियों की सलाह लेनी चाहिए, किसी ने कहा कि ब्राह्मण की सलाह लेनी चाहिए और कुछ लोग बोले कि एक सामंत राजा की सलाह लेनी चाहिए। उचित शुरुआत क्या है? जब महाराज ने ये प्रश्न पूछा तो इसके उत्तर में कुछ ने कहा कि समय अनुसार काम करना चाहिए, कुछ ने कहा व्रत रखकर दान धर्म करना चाहिए और कुछ ने कहा कि मुहूर्त देखना चाहिए। जब लोगों ने अलग अलग उत्तर दिए तो महाराज को किसी की बात सही नहीं लगी और इसीलिए जो इनाम रखा था वो किसी को भी ना देकर उन्हें वापस भेजकर महाराज अपने मंत्री से कहते हैं, मंत्री जी, इनमें से किसी ने भी उचित उत्तर नहीं दिया और मैं और भी ज्यादा उलझन में पड़ गया हूँ। जो मेरे प्रश्नों का उचित तरीके से उत्तर दे पाए ऐसे किसी बुद्धिमान को लाओ। महाराज, हमारे नगर के पास जो वन है वहाँ एक ऋषि है, उन्हें मैंने यहाँ बुलाना चाहा परंतु हमारे बुलावे को उसने टाल दिया, इसलिए आप स्वयं उसके पास जाकर अपनी समस्या उसे बताइए। मुझे आशा है कि आपको हल अवश्य मिलेगा, लेकिन वो ऋषि अपने आश्रम से बाहर नहीं आते हैं और अपने आश्रम में केवल आम आदमी को ही अनुमति देते हैं और इसीलिए आप एक आम आदमी के वस्त्र पहनकर उसके आश्रम में जाएंगे तो अच्छा रहेगा। मंत्री के दिए सुझाव के बाद महाराज पुरुषोत्तम अपना भेष बदलकर कुछ सिपाहियों के साथ आश्रम तक जाते हैं। आश्रम के बाहर पहुंचने के बाद वो घोड़े से उतर जाते हैं और सिपाहियों को वहीं रोक देते हैं। फिर अकेले ऋषि से मिलने जाते हैं। उस समय ऋषि आश्रम के पास के बगीचे में एक पौधे के लिए गड्ढा खोद रहे थे। पुरुषोत्तम ऋषि से हाथ जोड़कर कहते हैं कि प्रणाम गुरुजी। ऋषि महाराज के प्रणाम को स्वीकार करके गड्ढा खोदना जारी रखते हैं। गुरुजी, मेरे 3 संदेह हैं, उन्हें ही सुलझाने में आपके पास आया हूँ। कौन सा कार्य कब आरंभ करना चाहिए, किसकी सलाह माननी चाहिए, कौन से कार्य के लिए कौन सा समय उपयुक्त है, यही मेरे प्रश्न हैं। महाराज के प्रश्नों को सुनकर गड्ढा खोदना छोड़कर ऋषि महाराज की बात सुनने लगते, परंतु उत्तर दिए बिना गड्ढा खोदने लगते हैं। फिर महाराज ऋषि से कहते हैं कि आप तनिक आराम कर ले, गड्ढा मैं खोद देता हूँ। ये कहकर महाराज ऋषि के हाथ से फावड़ा ले लेते हैं। ऋषि कहीं नहीं जाकर वहीं पर बैठ जाते हैं। महाराज सारे गड्ढे खोदकर फिर से ऋषि के पास आकर दोबारा पूछते हैं, परंतु ऋषि जवाब नहीं देते हैं और महाराज की तरफ आकर फावड़ा लेने का प्रयत्न करते हैं, लेकिन महाराज फावड़ा नहीं देते हैं और शाम होने तक वो गड्ढा खोदते रहते हैं। शाम तक काम खत्म हो जाता है। फिर महाराज फावड़ा नीचे रखकर कहते हैं, गुरुजी, आप एक बहुत बड़े ज्ञानी हैं। मुझे लगा आप मेरे संदेह सुलझा देंगे, परंतु शायद आप इसके उत्तर नहीं जानते, इसलिए मैं यहाँ से जाता हूँ। मेरी वजह से अगर आपको असुविधा हुई हो तो मैं क्षमा चाहता हूँ। महाराज विनम्रता से कहते हैं। फिर ऋषि महाराज के पीछे किसी और को देखकर कहते हैं कि पहले उसे क्या आवश्यक है वो देखता हूँ, उसके बाद तुम्हारे संदेह का उत्तर दूंगा। ऋषि के ऐसा कहते ही महाराज पीछे पलट के देखते हैं तो जंगल की ओर से एक आदमी आश्रम की ओर आ रहा था। उसने अपना हाथ अपने पेट पर रखा था। वहाँ पर खून भी दिखाई दे रहा था। वो ऋषि के पास पहुँचे उससे पहले ही वो बेहोश हो जाता है। महाराज और ऋषि जब उसकी ओर आते हैं और उसकी कमीज उठाकर देखते हैं तो उसके पेट पर एक घाव होता है। महाराज काफी देर तक घाव को मसलते हैं और खून रुक जाता है। फिर उस आदमी को होश आता है। तुम कौन हो और तुम्हारे पेट में ये घाव कैसा? भैया, मेरा नाम बसवा है, पहले मुझे पानी पिला दीजिए। बसवा ऐसा कहता है।
महाराज कुटिया में जाकर उसके लिए पीने के लिए पानी लाते हैं। देखते ही देखते अंधेरा हो जाता है। महाराज और ऋषि मिलकर घायल व्यक्ति को झोपड़ी में लिटा देते हैं और कुछ ही देर में वो आंखें बंद कर लेता है। महाराज भी गड्ढा खोद के थक के वहीं पर एक कोने में सो जाते हैं और सुबह सुबह उठ जाते हैं। कुछ समय तक उन्हें समझ नहीं आता कि वो कहाँ है, पर कुछ देर बाद उन्हें बिस्तर पर लेटे व्यक्ति की घूरती हुई आंखें दिखाई देती हैं। महाराज जाग गए हैं ये देखकर वो व्यक्ति महाराज की ओर चलकर आता है। महाराज, आप कृपा करके मुझे क्षमा कर दीजिए। तुम कौन हो मैं तो ये जानता ही नहीं, तो फिर क्षमा किस बात की? आप मुझे नहीं जानते, परंतु मैं आपको जानता हूँ। आपने एक बार मेरे बड़े भाई को मृत्यु दंड दिया और उसकी संपत्ति जब्त कर ली। मेरे बड़े भाई का नाम नंदी था। उस समय मैं गांव में नहीं था। गांव लौटने पर मुझे ये सब पता चला और इसी क्रोध की वजह से मैं आपसे बदला लेना चाहता था और तभी से सही समय की प्रतीक्षा में था। मैं आपका शत्रु हूँ। आप ऋषि से मिलकर आश्रम से निकलकर जब महल की तरफ जाएंगे तो मैं रास्ते में आपकी हत्या कर दूं, ये सोचकर मैं छिपा हुआ था, परंतु काफी देर से आप आए ही नहीं, इसलिए मैं आपको ढूंढता हुआ यहाँ आया। इस बीच आपके सैनिकों ने मुझे देख लिया और मुझे पकड़कर मुझे घायल कर दिया, परंतु मैं उनसे बचकर यहाँ चला आया। परंतु आपने तो मेरा घाव साफ किया, उस पर मरहम लगाकर पट्टी लगाई। मैं आपकी जान लेने आया था, परंतु आपने मेरी जान बचाई। मैं इस समय जिंदा हूँ तो सिर्फ आपकी वजह से। मैं और मेरा परिवार हमेशा आपके एहसानमंद रहेंगे। बसवा ये सब बातें कहता है। महाराज उसकी बात सुनकर मुस्कुरा कर कहते हैं, मैंने तुम्हारे भाई के अपराध पर ही उसे दंड दिया, उससे मेरी कोई दुश्मनी नहीं थी। मैं तुम्हें क्षमा करता हूँ। तुमने अपनी गलती स्वीकारी और स्वयं मुझसे क्षमा मांग रहे हो, यही तुम्हारे लिए उचित दंड है। मैं अपने राजवैद्य से तुम्हारा उपचार कराऊंगा और तुम्हारे भाई की संपत्ति तुम्हें लौटा दूंगा। उसके बाद तुम खुश रहना। महाराज बसवा को वचन देते हैं। जब महाराज कुटिया से बाहर निकलते हैं तब ऋषि को गड्ढों में पौधे डालते हुए देखते हैं। तब महाराज कहते हैं, प्रणाम गुरुदेव, आपने मेरे संदेह को अब तक सुलझाया नहीं। महाराज के ऐसा कहते ही ऋषि हंसकर कहते हैं कि तुम्हारे संदेह का उत्तर तो तुम्हें कब का मिल गया, तुम बस उसे समझ नहीं पाए। कल तुमने मेरी कमजोरी देखकर मुझ पर तरस खाकर गड्ढा खोदा और यहीं रुक गए, परंतु वापस नहीं गए। अगर चले गए होते तो तुम्हें उसने मार दिया होता, परंतु उस समय तुम्हें लगा कि गड्ढा खोदना अधिक आवश्यक है। जानते हो क्यों? क्योंकि उस वक्त तुम्हें मेरी आवश्यकता थी और उस समय मेरी सहायता करना तुम्हारा कर्तव्य था। उसके बाद जब वो आदमी घायल अवस्था में आया तो उससे भी आवश्यक कार्य निकला उसके घाव पर मरहम लगाना, इसलिए क्योंकि वो अपनी मौत से जूझ रहा था। तो उस समय तुम्हारे लिए वो ज्यादा आवश्यक था और मेरी सहायता करना तुम्हारा कर्तव्य था। कोई भी कार्य समय की आवश्यकता अनुसार शुरू करना, यही समय की मांग होती है। और दूसरों को जो तुम सम्मान देते हो उसके अनुसार तुम्हें सलाह मिलेगी। मैं आपके बुलाने पर आपके पास नहीं आया तो आपको मैं अधिक बुद्धिमान लगा और इसीलिए आप भेष बदल कर मुझसे मिलने स्वयं चले आए। इस प्रकार आपने मुझे महत्व दिया। ऋषि की कही बातें सुनकर महाराज की सारी समस्याएं दूर हो जाती हैं और फिर महाराज खुश होकर कहते हैं कि मैं समझ गया गुरुदेव, आपने जो सुझाव मुझे दिए हैं मैं उसे जीवन भर नहीं भूलूंगा। एक और आवश्यक बात है राजन, आप सारे कार्य स्वयं करना चाहते हैं। ये आपके अंदर एक कमी है। जो कार्य आपके लिए है आप बस उसे ही करें और जो कार्य दूसरों के लिए है उसे दूसरों को ही करने दें। आप उन पर अपनी दृष्टि अवश्य रखें और बस इतना देखें कि वो जो कर रहे हैं उचित तरीके से कर रहे हैं या नहीं। अगर वो उचित ना हो तो फटकार लगाएं या वो कार्य किसी और को दें। उसके बाद आपको समय भी मिलेगा और जो आपके अधीन है वो डर कर भी रहेगा। उचित समय पर सारे कार्य हो जाएंगे। आवश्यकता, महत्वता, दायित्व, इस प्रकार से सारे कामों में ये तीनों लक्षण होते हैं। आप जो काम लेते हैं उसके लक्षण क्या है ये पहले पहचानें। उसके बाद आपके लिए वो कार्य निश्चित रूप से आसान हो जाएगा। ऋषि की कही सारी बातें महाराज अच्छी तरह से समझ जाते हैं और उस दिन के बाद से महाराज को कोई उलझन नहीं होती। सारे काम निर्धारित समय में संपूर्ण हो जाते हैं और महाराज अपने परिवार के लिए भी समय निकालते हैं। अपनी पत्नी को बाहर घूमने ले जाते हैं जिससे महारानी भी खुश हो जाती है। ऐसी ही मजेदार कहानियाँ देखने के लिए लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें और हमारे न्यू स्टोरीज बुक हिंदी चैनल को सब्सक्राइब करें।